नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। छठ पर्व की देशवासियों को दी बधाई। सूर्य उपासना की परंपरा को भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति से जोड़ते हुए देशवासियों से सौर ऊर्जा अभियान को जन आंदोलन में बदलने का किया आह्वान। पीएम मोदी ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसान थिरु के अजलिन का किया जिक्र। कहा, खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली पर नहीं निर्भर। CSIR 7 राज्यों में 47 किसान समूहों को कर चुका है विकसित। 226 हेक्टेयर कृषि भूमि को मिशन के अंतर्गत की जाने लगी है फूलों की खेती। हल्दी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए 22 जागरूकता कार्यक्रम किए गए आयोजित। 863 किसानों को किया गया प्रशिक्षित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए किए जाएंगे प्रबंधन। 102 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई योजना की गई है स्वीकृत। जिन किसानों के पास 2.5 हेक्टेयर भूमि है उन्हें इस योजना से किया जाएगा लाभान्वित। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार किसानों के हित में कर रही है काम। अब तक 52 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड की जा चुकी है खरीद। किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का किया जा चुका है भुगतान। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों को सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को उजागर करते हुए सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सूर्य उपासना के त्योहार छठ पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति में सूर्य के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही यह पर्व स्वच्छता के साथ प्रकृति के साथ जुड़ने का भी संदेश देता है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति में सूर्य के महत्व को बताते हुए छठ पूजा और सौर ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदमों को एक ही परंपरा का हिस्सा निरूपित किया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आज भारत के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों का कायाकल्प कर रही है। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है, और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने पीएम कुसुम योजना का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसके तहत लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करते हैं और उस बिजली को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम के किसान थिरु के एलिजन और राजस्थान के भरतपुर के किसान कमल मीणा के उदाहरणों से बताया कि सौर ऊर्जा से समाज का कायाकल्प हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के पहले सौर ग्राम गुजरात के मोढेरा का भी उल्लेख किया, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के प्रयोग का उत्तम उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस गांव के 2 निवासियों विपिन भाई एवं वर्षा बेन से फोन पर बात भी की और उनके अनुभव साझा किए। आपने कुछ दिन पहले
देश के पहले सूर्य ग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत में सूर्य ग्रामों का निर्माण बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा और इसकी शुरुआत मोढेरा गांव के लोग कर ही चुके हैं। भारत की संस्कृति में सूर्य के महत्व को प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्वजों की प्रकृति और पर्यावरण की गहरी समझ के साथ जोड़ा। उन्होंने सौर ऊर्जा के कार्यक्रमों को एक जन आंदोलन में बदलने का लोगों से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। CSIR 7 राज्यों में 47 किसान समूहों को विकसित कर चुका है। इसके तहत कुल 226 हेक्टेयर कृषि भूमि के मिशन के अंतर्गत फूलों की खेती की जाने लगी है। यही नहीं, अरोमा मिशन के तहत ड्रीन पत्तों से आवश्यक तेल निकालने के लिए हल्दी की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 22 जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 863 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। ये जानकारी CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर S के बारिक ने दी। वे संस्थान के 69वें स्थापना दिवस पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बता रहे थे। संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस वर्ष के दौरान संस्थान ने पादप विज्ञान से संबंधित कुल 100 परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाया है, जिनमें 20 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मानव सिर की त्वचा पर डैंड्रफ को नियंत्रित करने के लिए एंटी डैंड्रफ हर्बल हेयर ऑयल की एक तकनीक उद्योग को हस्तांतरित की गई है। संस्थान द्वारा 9 नई प्रजातियों को खोजा गया है। साथ ही भारत से पहली बार नए भौगोलिक रिकॉर्ड के रूप में 31 प्रजातियों को भी खोजा गया है। प्रोफेसर S के बारिक ने कहा कि गुलदाउदी क्रिसैंथेमम मोरिफ्लेयम की NBRI स्वाधीन 75 नामक एक नई उत्प्रवृत्ति सजावटी प्रकार की देर से खिलने वाली किस्म विकसित की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर लव्य शर्मा ने बताया कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र एवं सुंदरबन पाए जाते हैं, जो विश्व में पाई जाने वाली कुल जैव विविधता में करीब 9% हिस्सेदारी रखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय क्षरण, अनियंत्रित और तेजी से शहरीकरण से जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति के क्षरण को हमें रोकना होगा, जिससे भविष्य में बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी जैसे पर्यावरण आपदाओं को कम। और आइए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के ग्राम नीमटोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानी। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। किसानों ने बताया कि पंचायत के 175 किसानों की धान की फसल बीमारी से खराब हो गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर को सर्वे कर RBC 6 में प्रकरण तैयार कर मुआवजा देने तथा फसल बीमा की राशि भी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ पात्र बच्चों को देने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जी से पाइपलाइन बिछाकर किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के प्रबंधन किए जाएंगे। इसके लिए 102 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है। ऐसे किसान जिनकी 2.5 हेक्टेयर भूमि है, उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, विशेषकर उन किसानों को जिन्हें वारणा नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित करने जन सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण जन सजग होकर योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे भी किया जाए। में गलत नाम लिखा गया, मात्रा गलत लग गई तो लाभ ही नहीं मिलता, तो वो सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं। नामांतरण बंटवारा कोई शेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मामले में नामांतरण नहीं होता तो परेशानी होती है। अभी तेजी से हो रहा है, इससे किसान सम्मान निधि की राशि भी मिल रही है। कोई भी छोटी मोटी चीज रहनी नहीं चाहिए।
कोई बचनी नहीं चाहिए। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। फसल खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 52 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की जा चुकी है और किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री शनिवार को चंडीगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में धान, बाजरे सहित खरीफ फसलों की के संबंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 48 घंटे के भीतर उन्हें भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों को अभी तक तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो पाया है। उन किसानों को SMS के माध्यम से सूचित किया जाए ताकि इन तकनीकी खामियों को दूर करके उन्हें तुरंत भुगतान किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से प्रभावित फसलों के मुआवजे के संबंध में जल्द रिपोर्ट सौंपें ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक 52,47,111 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथर जिलों में सामान्य से अधिक खरीद हुई है। प्रदेश में धान की खरीद के लिए 210 मंडियां खोली गई हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब तक प्रदेश में हैफेड के द्वारा 81,313.70 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। भिवानी में सर्वाधिक 22,223.90 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होगी। इसके लिए फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों में 7 मंडियों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मूंगफली की खरीद MSP पर की जाएगी और इस बार मूंगफली के लिए 5,850 रुपए प्रति क्विंटल MSP तय किया गया है। राजधानी नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सरस आजीविका मेले के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से। आइए जानते हैं। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हैं। इन्होंने देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाते कई तरह के स्टॉल पे विजिट की और यहां पर आके इन्होंने खाने का भी लुत्फ उठाया है। अभी आप राजस्थानी बाजरे की रोटी खा रहे हैं, सर कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में? यही आनंद है जीवन का। जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं, हमने इसको लॉन्चिंग किया है और हमने सभी लोगों के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। मैं स्वयं ये बाजरे की रोटी खा करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। हमने सभी स्टॉलों में देखा अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड की व्यवस्था हमने की है और लोगों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराना हमारा एक लक्ष्य बना है, जिससे देश की हमारी SHG ग्रुप्स की जो माता बहनें हैं उनकी संख्या और उनका इजाफा भी बड़ी संख्या में हुई है। उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि स्थानीय प्रोडक्ट, स्थानीय लोगों को अवसर देना, स्थानीय उत्पादन उसको बढ़ावा देना, उसका एक अच्छा उदाहरण। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। बाजरे की रोटी आप खा रहे, निश्चित तौर पर बाजरे को प्रमोशन होने से मोटे अनाजों को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे इस तरह के प्लेटफॉर्म कितनी मददगार है मोटे अनाज को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में? देखिए, हम लोगों ने ई-पोर्टल की व्यवस्था किया है जहाँ जहाँ पर है ये मोटे अनाज, और इसको और कैसे हम जरा माइजेशन कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। गांव में बहुत सारे आज भी ऐसे उत्पाद है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा, लेकिन वो पहुंच से दूर है। आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है जो ऐसी माता बहनों को यहाँ दिल्ली में आने का अवसर मिला है, उनके उत्पाद बिकेंगे तो निश्चित तौर पर उनका बाजार भी बढ़ेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कितनी मजबूत होगी? देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कभी लोग चिंता नहीं करते थे। हमने प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने किया है फूड के लिए, उनके एक्टिविटीज के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी तेजी से बढ़ रहा है और गांव के उत्पाद शहरों और शहर से विदेश में जा रहे हैं। तो ये इस तरह के मेलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, ये हमने इसको डिजाइन किया और लोगों के सामने एक प्रकार का हमने सिंबॉलिक इसको एक उदाहरण के तौर पे इस मेले का हमने उसने किया है कि लोगों को कैसा हम मार्केट उपलब्ध कराना, इसकी व्यवस्था आज लॉन्चिंग भी हमने किया।
रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की। जहाँ पर भी है जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीधे हम इससे जोड़ेंगे। ये मेला कब तक चलेगा और कितनी उम्मीद है कि इस तरह के मेलों की जो अपनी टारगेट लेके हम चलते हैं आजीविका के संदर्भ में लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने में कितना मदद मिलेगी? देखिए, इससे लोग सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे जितने ज़्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, इसका हमारे पास माध्यम यही है और इसलिए हमने इसको कहा है कि इस मेले के माध्यम से ये 10 तक चलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मिड डे मील जैसे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है। निश्चित तौर पर इनके उत्पाद अगर सरकारी कार्यालयों में बिकेंगे तो इनकी आजीविका बढ़ेगी, तो इस पर कोई विचार बहुत ये इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हर स्तर पर इस प्लेटफॉर्म को ले जाएंगे। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका मानना है कि सरस आजीविका मेले के जरिए एक और जहां ग्रामीण भारत की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अपने उत्पादों और खाद्य पदार्थों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, वहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए देश की विविधता में एकता के दर्शन कराने का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इससे पहले चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस वर्ष 31 अक्टूबर तक लगाया गया था। बढ़ती महंगाई के बीच भारत में चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। ये प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। मत्स्य विभाग ने हफ्ता कांजीबांग पैलेस कंपाउंड इम्फाल पूर्व में फिश फेयर कम फिश क्रॉप प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया है। ये मत्स्य मेला प्रतिवर्ष निगोल चकुबा की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। मत्स्य पालन मंत्री एच रिंको सिंह ने मेले का उद्घाटन किया, जहां 115 मछली किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न किस्मों की लगभग 1 लाख किलोग्राम मछली 115 स्टॉलों पर बिक्री के लिए रखी गई थी। इस वर्ष मेले का विशेष आकर्षण मणिपुर में स्वदेशी रूप से पाले गए सारंग कैटफिश का लाइव प्रदर्शन था। मत्स्य मंत्री ने परियोजना को सफलतापूर्वक चलाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस साल के मेले में लगभग 1 किलो वजन वाले सारंग का प्रदर्शन किया जा सकता है। मत्स्य फसल प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए, जबकि दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेता को 70,000 रुपए और 50,000 रुपए दिए गए। इसके अलावा चयनित मछली किसानों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 10,000 रुपए दिए गए। देशी मछली किस्म की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करने वाले मछली किसान को भी 20,000 रुपए दिए गए। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। कैसा रहा मंडी में अनाज का भाव, आइए जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मक्का के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, यानी किसी मंडी में भाव में तेजी देखी गई तो किसी में नरमी। एफमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में 200 रुपए की तेजी रही। यहाँ 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 1,900 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,850 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 1,860 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही डिवाई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 28 और 29 अक्टूबर को इसका कारोबार बिना किसी फेरबदल के 2,000 रुपए पर हुआ। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 28 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 50 रुपए टूटकर 2,250 रुपए रह गया। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की बुआई का क्षेत्रफल 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,86,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक
मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 21,24,000 टन ही रही थी। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में नरमी का रुख देखने को मिला। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव में गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं संभल मंडी में टमाटर के सौदे स्थिरता के साथ हुए। एडवाक नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 29 अक्टूबर को 350 रुपए टूटकर 1,750 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर की खरीद फरोख्त 2,900 रुपए पर हुई। 29 अक्टूबर को 500 रुपए टूटकर भाव 2,400 रुपए रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव 2,850 रुपए था, जो कि 29 अक्टूबर को 10 रुपए की मामूली कमी के बाद 2,840 रुपए रह गया। जबकि संभल मंडी में 28 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपए। 29 अक्टूबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,500 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें, साथ ही बैंगन की रुपाई भी कर सकते हैं। किसान आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ मक्के की बुआई करें, मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की बुआई के लिए समय उचित है। अभी धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहे। धान के खेत में 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। असम में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहाँ बीन्स की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले। यहीं के किसान लोबिया और मटर की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह तिल की बुआई भी करें। मेघालय में ब्रोकली और फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लोबिया के खेत में निराई करते रहे। अभी बीन्स के खेत में भी निराई कर ले। किसान हल्दी और अदरक के खेत में निराई करें। इस समय हल्दी और अदरक में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में हल्दी और अदरक में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही स्ट्रॉबेरी की रुपाई कर ले। इसके अलावा अनानास की कटाई कर सकते हैं। अनानास के खेत में निराई करें। मेघालय में अमरूद की तुड़ाई करते रहे। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान,
गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में युवाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी नई संभावनाओं के माध्यम से लाभ उठाने की है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बरकरार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 374, नोएडा में 359 जबकि गुड़गांव में 354 दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने चरणबद्ध राहत कार्रवाई योजना के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया है। आयोग ने शनिवार को समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रतले विद्युत परियोजना में भूस्खलन की घटना हुई है। इस घटना में 4 लोगों के मरने की आशंका है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। उपायुक्त किश्तवाड़ ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस और सेना का बचाव अभियान चल रहा है। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।